अब देखो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करता हूं। मैंने पहले ही आप लोग को बोला था ना कि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बेस पढ़ाऊंगा, तो आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले, उसके बाद मैं आंसर आप लोगों से ही पूछूंगा, फिर रीजन क्या है उस आंसर का वो भी डिस्कस करेंगे। राइट, लेट्स सी। राइट ऑफ इक्वालिटी इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट assured टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो पहला फंडामेंटल राइट है जो इंडिया के लोगों को दिया गया है। प्रियम्बल मैंने पढ़ाया था तो इसके बारे में बात किया था। आर्टिकल 14 टू 18 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट, ईच सिटीजन ऑफ इंडिया is guaranteed the right to equality by article 14 to 18 of the constitution। इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं सबको आर्टिकल 14 टू 18 क्या देता है? राइट टू इक्वालिटी देता है। ऐसे ही पढ़ना है, ध्यान रखना। अब मैंने पढ़ा रखा है इस आर्टिकल को तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। अगर बीच में कहीं आएगा डिफिकल्टी तो बोल देना, ये नहीं कि शांति से सुनते रहना। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत बोल देना। आर्टिकल 14 एनकैप्सुलेट्स द जनरल स्टैंडर्ड। क्या दे रहा है? जनरल स्टैंडर्ड ऑफ इक्वालिटी अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ द लॉ एंड रिस्ट्रिक्ट नॉनसेंसिकल एंड बेसलेस सेपरेशन बिटवीन पीपल। आर्टिकल 14 क्या कर रहा है? जनरल स्टैंडर्ड ऑफ इक्वालिटी, जनरलाइज कर दिया इक्वालिटी को। और ये भी कह रहा है कि ये जो आर्टिकल 14 इक्वालिटी दे रहा है उसे लॉ चेक करता रहेगा कि क्या आर्टिकल 14 में जो बातें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं उसको अचीव कर पाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटीज के द्वारा या नहीं। बेसिकली कहने का मतलब है आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट है वो लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड रिस्ट्रिक्ट्स नॉनसेंसिकल एंड बेसलेस सेपरेशन बिटवीन पीपल। साथ में कोई ऐसा लॉ जो लोगों को बेसलेसली सेपरेट कर रहा है, आर्टिकल 14 उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। कहने का मतलब अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 14। The succeeding articles lay out explicit utilization of the general standards set down in Article 14। Article 14 के आगे जो Article 15, 16, 17 और 18 है ये क्या कहते हैं? जो स्टैंडर्ड आर्टिकल 14 में सेट किया गया उसी को अचीव करता है 15, 16, 17 और 18। आर्टिकल 14 जनरल इक्वालिटी की बात करता है और 15, 16, 17 और 18 स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात करता है। This article goes over the right to equality in India, covering every one of the articles that this right exemplifies। According to Article 14, it is an obligation of the state to not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India। Equality is one of the magnificent cornerstones of the Indian democracy। आर्टिकल 14 में मैंने क्या पढ़ाया था? दो बातें पढ़ाई थी ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 यही दोनों चीजों की गारंटी देता है। Equality before the law or equal protection of laws does not mean a similar treatment to everybody। मैंने क्या बताया था? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वी हैव डाइवर्स सोसाइटी। जेंडर तो अलग अलग है ही, रिलीजन भी अलग है और एक रिलीजन में अलग अलग कास्ट और क्रीड के लोग हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सबको सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाए। याद होगा मैंने एग्जांपल भी समझाया था आप लोग को। एज नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन ऑल रिगार्ड्स। दो लोग एक तरीके से नहीं हो सकते हर मामले में ना, अलग अलग तरीके से होते हैं। A similar treatment to them in each regard would bring about unequal treatment। और दो अलग अलग लोगों को सिमिलर ट्रीटमेंट देंगे तो वो अनइक्वल कहलाएगा, इक्वलिटी नहीं कहलाएगा। आप इक्वलिटी प्रमोट नहीं कर पाएंगे इक्वल ट्रीटमेंट देके। आर्टिकल 14 precludes in class legislation
However, it does not prohibit reasonable classification, हमने बात करी थी और आई गेस मैंने लिखवाया भी था। आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को मना कर देता है कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं करना, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिट करता है। The classification under all circumstances must not be discretionary or fake or shifty, but should be founded on some genuine and significant qualification bearing a fair and reasonable connection to the objective looked to be accomplished by the legislation. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? क्लासिफिकेशन के बाद जो लॉ बनाया गया है उसके बारे में बात कर रहा है कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है डिस्क्रिशनरी नहीं होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, शिफ्टी नहीं होना चाहिए, रादर इट मस्ट बी जेन्युइन। सिग्निफिकेंट क्वालिफिकेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए और फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। Article 14 applies where people who are equal are dealt with constantly on no reasonable grounds. Article 14 applies where the people who are equal are dealt with constantly on no reasonable ground. Basically मतलब है जो लोग भी एक इक्वल है अनइक्वल है, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के सबको आप एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। In a situation where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not come into picture. क्या कह रहा है? Equals and unequals are treated differently. Obviously, जो equals है उनको एक तरीके से ट्रीट करिए और unequals को अलग तरीके से ट्रीट करिए, तो आर्टिकल 14 की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 14 की जरूरत कब होगी? जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, और यहां तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं रहा भाई, इक्वल्स के लिए अलग है, अनइक्वल्स के लिए अलग है, तो आर्टिकल 14 पिक्चर में नहीं आएगा। As such, this right was considered to be a negative right of an individual not to be discriminated in access to public offices or places or in public matters generally. नेगेटिव राइट, नेगेटिव राइट कैसे है कि ये स्टेट पे ड्यूटी इंपोज करता है कि पब्लिक ऑफिसेज में, पब्लिक प्लेसेस में और पब्लिक मैटर्स में स्टेट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। It did not take account of the existing inequalities arising even from public policies and exercise of public powers, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना पहले से, उस पे ये फोकस नहीं करता, उस पे ध्यान नहीं देता। The makers of the Indian Constitution were not satisfied with such type of undertaking. जो मेकर, जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो सिर्फ आर्टिकल 14 से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका मानना था आर्टिकल 14 बनने के बाद कि सिर्फ और सिर्फ अकेले आर्टिकल 14 से ही इक्वालिटी को अचीव नहीं किया जा सकता। They knew of the widespread social and economic inequalities in the country, sanctioned for thousands of years by public policies and exercise of public power supported by religion and other social norms and practices. भाई फ्रेमर्स जो थे इंडियन ही तो थे, तो इंडिया के बारे में पता था कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे। आर्टिकल 14 अकेले उस चीज को रिकवर नहीं कर पाता या उसको ट्रीट नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता। They were of the opinion that only Article 14 would not be sufficient enough to deal with these inequalities, so they introduced Articles 15 to 18, which states that nothing shall prevent the state from making any special provision for women and children. तब देखा गया फ्रेमर्स के द्वारा कि आर्टिकल 14 वाज नॉट सफिशिएंट अलोन, तो आर्टिकल 15 से 18 को भी बना दिया गया और उसमें स्टेट को पावर दे दिया गया कि विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट स्पेशल लॉज बना सकता है। क्लासिफिकेशन टू बी सेंसिबल मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस।
रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाली बात कर रहा है जो आर्टिकल 14 परमिट करता है। अगर उसको सेंसिबल होना है तो दो बातें फुलफिल होनी चाहिए। वन बीइंग दैट द क्लासिफिकेशन मस्ट बी established on clear differentia with which recognizes people or things that are assembled from others which are not part of the group, and that the differentiation must have a balanced connection to the article looked to be accomplished by the act। ये दो बातें, पहला ये और दूसरा ये। अगर क्लासिफिकेशन को रीजनेबल होना है तो ये दो बातें फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? क्लासिफिकेशन मस्ट बी स्टैब्लिश्ड ऑन क्लियर डिफरेंशिया। जो मैंने कहा ना, क्लास रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि दो अलग अलग लोगों के बीच में आपको देखना है कि डिफरेंसेस कहाँ हैं। आपको क्लियरली स्टैब्लिश करना है, स्पेसिफाई करना है कि क्यों दो लोगों को आप अलग अलग ग्रुप्स में रख रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में रख रहे हैं। वो क्लियर डिफरेंशिया उस पे बेस्ड होना चाहिए। which recognizes people or things that are assembled from others which are not part of the group। कहने का मतलब है कि अगर आप कह रहे हैं कि एक क्लास जो है वो बैकवर्ड है और एक क्लास फॉरवर्ड है, तो बैकवर्ड को डिसाइड करने के लिए आपको फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। भाई जब पहले देखोगे कि इसके पास जो चीजें हैं वो इसके पास नहीं है, तभी तो रेमेडी दोगे। तो पहले इसको देखो, इसके पास क्या क्या है, तब देखो, तब डिफरेंशिएट करो कि इससे अलग कौन कौन है और उनको क्लासिफाई करो। यही कह रहा है पहला ग्रुप, पहला। और दूसरा कहता है एंड द डिफरेंशिएशन मस्ट हैव बैलेंस्ड कनेक्शन टू द आर्टिकल लुक्ड टू बी अकम्प्लिश्ड बाय द एक्ट। जो नया लॉ बनाया गया है, जो आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन कह रहा है या रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बाद जो लॉ कर रहा है, उस लॉ में भी देखना पड़ेगा कि क्या वो बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा है कि जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, मतलब सिटीजन या क्लास, उस लॉ के द्वारा जो लॉ अचीव करना चाहता है, जो भी लॉ का एम है, मान लो लॉ का एम है इक्वालिटी लेके आना, तो क्या जो लॉ बनाया गया है वो अपने सब्जेक्ट मैटर में इक्वालिटी को ला सकता है। उस क्लास में जिसके लिए लॉ बनाया गया है वो लॉ इक्वालिटी को अचीव करना उस लॉ के लिए पॉसिबल है या नहीं है। ये 3 पैराग्राफ ऊपर दिए गए थे। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ेंगे और आंसर आप लोग बताएंगे। The parliament made a law relating to district wise seat distribution in the state medical college entrance exam according to proportion of the population in a district to the total population of the state। This was challenged as violative of Article 14 decide। पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो स्टेट मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें रिजर्व कर दी। और डिस्ट्रिक्ट वाइज को कैसे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना पॉपुलेशन था उसके अकॉर्डिंग सीटें रिजर्व हो गई। मान लो जैसे 100 सीट थी एग्जाम्पल, और मान लो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इन 10 डिस्ट्रिक्ट में जितनी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 100 सीटें रिजर्व कर दी हैं। किसी में 10 गई, किसी में 15 गई, किसी में 20 गई। अब उस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, उस लॉ को चैलेंज किया गया कि भाई आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है वो लॉ, ये जो रिजर्वेशन किया गया। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। द लॉ इज वैलिड एज इट विल एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इक्वल की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग
proportion of the population in district to the total. The law is valid as it will provide reservation to students from backward areas of the district. दूसरा कहता है, दोनों वैलिडिटी की बात कर रहे हैं. The law is violative of Article 14. The law is violative of Article 14 as it is limited to only medical course. कौन सा आंसर सही है? ऐसे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैं एक बार समझाऊं कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें रिजर्व कर दी. इन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का काम नहीं किया. इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें रिजर्व कर दी कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 50 लोग हैं, एक में 100 लोग हैं, एक में 150 है, एक में 200 लोग हैं. तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस स्टेट में हैं उन सब की सीट को डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्व करके रख दिया. ठीक है. अब जनरल क्लास के लिए तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ना. किसको मिलेगा भाई? जो बैकवर्ड क्लास है जनरली रिजर्वेशन उसी को मिलता है. जनरल क्लास को कहाँ रिजर्वेशन मिलता है? उस हिसाब से आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट. देखो हमेशा ना जब ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको बेस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना होता है विद योर रीजनिंग, विद योर ओन रीजनिंग. एक बार देखिए ये क्वेश्चन को पढ़िए. ये कह रहा है द पार्लियामेंट मेड लॉ रिलेटिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम. पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें जितने भी स्टेट के मेडिकल एग्जाम, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी सीटें थी सबको रिजर्व कर दिया डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग. दिस वाज चैलेंज. अब जिसको नुकसान हुआ वो कोर्ट पहुंच गया कि जो लॉ बनाया गया है वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, तो लॉ को वॉइड डिक्लेयर करो, रिजर्वेशन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है उसको खत्म कर दो. तो अब आपको बताना है कि लॉ वैलिड है या नहीं है इस ग्राउंड पे, या लॉ वैलिड है या नहीं है इस ग्राउंड पे, या लॉ वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 का, या लॉ वॉयलेटिव है तो इस ग्राउंड पे है. कौन सा ज्यादा सही लग रहा है आप लोगों को आंसर? तो सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें बिल्कुल भी अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू गाइस जस्ट स्टार्टेड. तो बिल्कुल मत समझिएगा कि अरे मेरा आंसर गलत हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया. दिस इज लर्निंग फेज, तो हमें लर्न ही करने के लिए हम यहाँ पे बैठे. अब एक बात बताइए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिजर्वेशन हुआ है सीटों का, ये क्लास लेजिस्लेशन है या रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? क्लास लेजिस्लेशन है बच्चे, तो फिर वैलिड कैसे हो जाएगा? क्योंकि क्लास लेजिस्लेशन को तो परमिट ही नहीं करता आर्टिकल 14. तब तो नीचे में से किसी एक दोनों में होना चाहिए. आपका जो आंसर है फिर तो नीचे वाले में आना चाहिए ना, फॉल करना चाहिए. तो जो क्लास लेजिस्लेशन आ गया तो ऊपर वाले दोनों तो चले गए आंसर. ठीक है. क्लास लेजिस्लेशन में जब ये हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये क्लास लेजिस्लेशन है एंड आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन, ऊपर देखो आंसर है इसी बात का. यहाँ पे ना कहीं मैंने दिखाया भी था. कहाँ है? देखो आर्टिकल 14 precludes class legislation, however it does not prohibit reasonable classification. अब जैसे ही आपने बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्वेशन हुआ सीटों का वो क्या है? क्लास लेजिस्लेशन. ऑब्वियसली इट इज क्लास लेजिस्लेशन, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट को बेस कर रहे हैं. पहले आपने डिसाइड किया कि अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद उनकी क्लास उनके सीट्स को रिजर्व कर दिया. आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड तो डिसाइड ही नहीं किया ना किसको जरूरत है किसको नहीं है. वो रीजनेबल होता, उतना पेन नहीं लिया. डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दो और सीटें डिवाइड कर दो, डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड करो सीटें डिवाइड कर दो. तो क्लास लेजिस्लेशन है तो वैलिड हो ही नहीं सकता. दो पहले निकाल दी. अब ये दो ऑप्शन सब बताओ, सी और डी में से कौन सा सही है? वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एज इट इज लिमिटेड टू ओनली मेडिकल कोर्सेज. ये बच्चा जो है ना ये वाला, ये जो रिजर्वेशन देते हैं ये हमेशा लॉ बना के देंगे, ध्यान रखना. पार्लियामेंट मेड अ लॉ ना, ये देखो इवेंट नहीं होगा बेटा, ये
लॉ बना के तभी रिजर्वेशन दिया जाता है, बिना लॉ बनाए कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का काम ही है लॉ बनाना, और कुछ भी नहीं किया है, और कोई भी काम नहीं है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग वर्क है इसका। तो जहां भी पार्लियामेंट वर्ड दिखेगा समझ में आ जाएगा भाई ये लॉ बना रहा है और कोई काम नहीं करता। और रिजर्वेशन का काम तो बिना लॉ बनाए हो ही नहीं सकता। कैसे रिजर्वेशन कर दोगे किसी को अगर लॉ नहीं बना? और फिर वही लॉ तो चैलेंज होगा ना। तो बिल्कुल सही है, लॉ इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। क्यों? क्योंकि ये क्लास लेजिस्लेशन कर रहा है। मान लीजिए जैसे मेन है एंड वेमेन है, ठीक है, ये दो अलग अलग क्लासेस हो गए। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना, है ना। पार्लियामेंट ने क्या किया? मेन के लिए एक अलग लॉ बनाया, विमेन के लिए एक अलग लॉ बनाया। ये क्या है? क्लास लेजिस्लेशन। पहले क्लास डिसाइड किया, उसके बाद दोनों के लिए अलग अलग लॉ बना दिया। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या कहता है? पहले ये देखो नीड किसको है, ठीक है, नीडी कौन है, किसको लॉ की जरूरत है, फिर उसको क्लासिफाई करो। उसके लिए कैटेगरी बनाओ, वो कैटेगरी बनाने के बाद तब उनके लिए लॉ बनाओ। जैसे क्या हो गया शेड्यूल कास्ट, तो पहले शेड्यूल कास्ट कौन है वो डिसाइड हुआ ना। पहले सबसे पहले तो यही आइडेंटिफिकेशन किया गया कि भैया शेड्यूल कास्ट में कौन कौन है। ST SC एक्ट बनाया गया और बाकी बेनिफिट्स दिए गए उनको। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है कि भैया आप पहले देखो, रीजन ढूंढो। क्लासिफिकेशन तो देखो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ रीजन के साथ है, आर्बिट्ररी नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज आर्बिट्ररी, क्लास लेजिस्लेशन इज ऑलवेज आर्बिट्ररी। 2 साल से तो हमारा पैटर्न चेंज हुआ, और तो क्वेश्चन है लेकिन अब इस वाले पैटर्न पे नहीं आते। तो हम लोग प्रोसेस में हैं कि कुछ और क्वेश्चन ड्राफ्ट करके आप लोग को अपनी तरफ से भी दें, और वो काम थोड़ा सा प्रोसेस में चल रहा है। क्योंकि इतना क्वेश्चन, जैसे अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये बनाया गया है, तो अब इतने बड़े क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम। तो बट मैं क्वेश्चन दूंगा, जैसे अब आर्टिकल 15 पे मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी बन के आ गया है। तो मेरी कोशिश यही है कि हर एक आर्टिकल पे जहां से भी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाएं या हम अपने पास से बनाएं, आप लोग को डेली एक क्वेश्चन, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करें, जिससे वो अप्रोच, अब देखो कितना इजी है, सेम ऐसे ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेम ऐसे ही आएगा। अरे सॉरी, जो भी हमारा आगे आने वाला क्लैट का पेपर है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, चाहे आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर की एक्सपेक्टेशन जो है वो ऐसे ही आएगा कि एक बड़ा सा पैरा दे देगा, और उसके बाद उसके नीचे 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे, सबके सब आपको सॉल्व करने। प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये पैराग्राफ को रीड करने में। अब देखिए आपको इजी क्यों लगा, क्योंकि पहले तो मैंने आर्टिकल 14 को आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों की रीडिंग हैबिट। अगर ये क्वेश्चन में रीड नहीं करता आपको, तो आपको रीड करने में ही आधा घंटा लग जाता, 20 मिनट लग जाता, लगता या नहीं लगता। तब तक पता चला कि हर क्वेश्चन पे अगर 20 मिनट देने लगे तो 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 120 मिनट आपको मिलते हैं। आप काउंट कर लेंगे कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे फिर उसमें। तो रीडिंग हैबिट, इसीलिए मैं बहुत फोकस करता हूँ कि इंग्लिश की रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ो, स्पेशली द हिंदू पढ़ो, इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ो। हम लोग इस पे ना क्वेश्चन पे बड़े दिनों से काम कर रहे थे कि एक क्वेश्चन बनाया जाए ऐसा जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाने में ना क्या होता है कि बच्चों को लगे हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, जब तक वो क्वेश्चन सामने नहीं आएगा तब तक
उसको पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है। और देखो पढ़ने के बाद भी दिमाग नहीं लगता। सबसे पहले आप दोनों ने लॉ को वैलिड ही कह दिया था कि हाँ लॉ वैलिड है। फिर जब हम उस कोर पे आए कि अच्छा बताओ ये क्लास लेजिस्लेशन है या रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, तब समझ में आया अच्छा दिस इज तो नॉट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, दिस इज क्लास लेजिस्लेशन। पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। और जरूरी नहीं है जिसको सारी नॉलेज हो उसका सिलेक्शन हो। ये भी पॉसिबल है जिसको कम नॉलेज है उसको भी अच्छे कॉलेज मिल सकता, उसको भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। रीजन क्या है कि आपका ये अप्रोच जो पेपर सॉल्व करने का है वो सही होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है और पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो आपको अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि पेपर को ये डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं। पैटर्न चेंज करना, डिफिकल्ट बनाना, कुछ ना कुछ नई चीज लेके आना, वो बच्चों को परेशान करने वाली चीज है, बट हमें परेशान नहीं हो। नब्ज पकड़ो किसी भी चीज की। डॉक्टर किसी की बीमारी कैसे बताता, वो ऐसे आपका हाथ चेक करेगा और उसके बाद बता देगा बुखार है या नहीं है। वो क्या करता है, वो नब्ज पकड़ता है और कुछ नहीं करता। आपको क्लैट की नब्ज पकड़नी है। और क्लैट कैसे क्लियर होगा, जब रीडिंग हैबिट होगी। और कोई तरीका ही नहीं है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ चीजें ध्यान में रखना क्लैट को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले रीडिंग हैबिट। रीडिंग करो जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तीन चीजें कर लो, तुम्हारा एनएलयू कोई नहीं रोक सकता। बट ये रेगुलर करना है, एक दिन काम नहीं करना ये। ये काम रेगुलर करना है। समझ में आया ये बात? इसको एकदम माइंड में अपने सेट कर लो ये काम करने के लिए। अब रीडिंग में क्या क्या करना है, तो द हिंदू। और एक मैंने वो द क्लैट आर्टिकल कुछ ऐसे करके बताया था पहली क्लास में। क्लैट आर्टिकल या कुछ ऐसे था, मैं देख के बता दूंगा उसका, ये भी आता है, पढ़ेंगे इसको। मैं और भी क्वेश्चन आप लोग के साथ टाइम टू टाइम सॉल्व करवाता रहूंगा। क्वेश्चन मैं ढेर सारा दूंगा, डोंट वरी अबाउट क्वेश्चंस। और मजा भी आएगा। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लैट की क्लास को। तो अब ये देखो, ये जो पेपर दिया आज, ये पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, उसको घर पे बैठ के अच्छे से रीड करना। वो भी, ये भी आपकी रीडिंग हैबिट को बढ़ाएगा और कुछ नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन। इसको भी रीडिंग हैबिट बढ़ाएगा। अब जैसे आप लोग के लिए एक बड़ा अच्छा टॉपिक आएगा एग्जाम का, डिफेमेशन का। ठीक है, आईपीसी में पढ़ेंगे और टॉट में भी पढ़ेंगे डिफेमेशन। और दूसरा मुझे लगता है क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी आ सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आ सकता है। अब राहुल गांधी जी का क्या हुआ था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपने चुनावी भाषण में, जिसमें उन्होंने एक सरनेम लिया पर्टिकुलर, और उसमें कहा कि इस सरनेम के लोग चोर होते हैं। ठीक है। तो एक महाशय आए और उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवा दिया। और डिफेमेशन के लिए, डिफेमेशन जो है वो सेक्शन 499 आईपीसी एक ऑफेंस भी है, पढ़ेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि भैया इससे मेरी रेपुटेशन, और डिफेमेशन क्या है, वो
हार्म अगेंस्ट रेपुटेशन है, इंजरी अगेंस्ट रेपुटेशन है। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इस पर्टिकुलर सरनेम के लोग चोर होते हैं और मेरा सरनेम वही है, और जितने भी मेरे सरनेम वाली जितने भी कम्युनिटी हैं उन्होंने सबको चोर किया, तो हमारा डिफेमेशन हुआ, मानहानि जिसे हिंदी में कहते हैं। एफआईआर रजिस्टर करवाया गुजरात के एक लोकल कोर्ट में, सूरत कोर्ट में ट्रायल चला और सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला टॉपिक है, यहाँ पे कहता है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल जाती है तो वो लोकसभा में अपनी सीट खो देगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाएगा। कितनी बड़ी बात हो गई ना। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलेगी तो आप अपने पार्लियामेंट्री खो देंगे। और सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए सूरत के ट्रायल कोर्ट ने मिस्टर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा दे दी, एग्जैक्ट उतनी सजा दी जितने पे उनका सीट चला जाए। और जब वो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी वही सजा बरकरार रखी जिससे उनकी सीट चली। उसके बाद वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में अपील में, और सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप कह रहे हैं ना पार्लियामेंट में लड़ाई हुई है, तो कल 2 दिन पहले की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और इस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इनवैलिड किस ग्राउंड पे डिक्लेयर किया गया कि जो कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट कौन, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया कि मेरा डिफेमेशन हुआ, उस व्यक्ति का सरनेम भूत वाला था, BHOOTWALA, असली सरनेम भूत वाला था, मोदी सरनेम नहीं था उसका। ठीक है, मोदी उसने बाद में रखा। तो जब आपका सरनेम मोदी था ही नहीं तो आपका डिफेमेशन हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 साल की सजा को खारिज कर दिया। सैटरडे को ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। मंडे को राहुल गांधी जी की जो लोकसभा की सदस्यता थी उसको रीइंस्टेट कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया, वो फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। तो ये डिफेमेशन जो है और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये दोनों हॉट टॉपिक है क्लैट के, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? मैं एक दिन आप परसों की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं द हिंदू अपने पास रख के बता दूंगा। परसों वाला पेपर आप लोग भी अपने अपने पास रखेंगे और परसों मैं न्यूज़पेपर पे भी एक बार चर्चा करूंगा, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं बताऊंगा परसों के एक एग्जांपल दिखा दूंगा कि कौन कौन से पोर्शंस आपको पढ़ने, कौन से छोड़ देने। क्लियर है?